हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन एंड द चैप्टर नेम इज़ टिश्यूज़ इन एक्शन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो टिश्यू इन एक्शन को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में, मसल्स और न्यूरॉन्स के बारे में, जॉइंट्स और स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे डिफरेंट सेल मिल कर के टिश्यूज़ बनाते हैं और वो टिश्यूज़ का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मैं आपको हर टॉपिक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी लगने लगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन से। सो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? लाइफ बिगिन्स व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि एनसीईआरटी कह रही है कि लाइफ की स्टार्टिंग सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है और ये सेल बार बार डिवाइड होते हैं और बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। सो दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म्स द स्किन फॉर प्रोटेक्शन। ये सेल से हमारी स्किन बनती है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। मसल्स बनती हैं सेल्स से, जो मसल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। बोन्स बनती हैं सेल्स से, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल से ही नर्व्स बनती हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और अदर ऑर्गन्स भी सेल से मिलकर के बने हैं। दिस प्रोसेस इज सो intricate that it is considered one of the natural greatest engineering marvel। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है। एक टाइनी सेल पूरी बॉडी बनाता है जो कि एक नेचर का मिरेकल है। रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि नेचर का इंजीनियरिंग सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, साइंटिस्ट भी उसको अमेजिंग मानते हैं। साइंटिस्ट कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं कि सेल कैसे वर्क करते हैं, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं और ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं। और साइंटिस्ट बॉडी ग्रोथ को कॉपी, इम्प्रूव और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। टू डू सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट गवर्न्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हमें डिजीज़ेज़ और ग्रोथ समझनी है तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस समझना ज़रूरी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। सेल्स रैंडमली वर्क नहीं करते हैं। व्हाट मेक्स सेल ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़? व्हाई डू सम टिश्यूज़ ग्रो थ्रू आउट लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट? इसका मतलब है कि बुक यहाँ क्वेश्चन पूछ रही है कि सेल एक साथ टिश्यू क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर सिंपली यही है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क एफिशिएंटली हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसका मतलब ये है कि कुछ टिश्यूज़ कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं जैसे कि प्लांट, फ्रूट्स। कुछ टिश्यूज़ की ग्रोथ लिमिटेड होती है जैसे कि नर्वस टिश्यूज़। नाउ इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ यू हैव लर्नड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 2 जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लाइन बाय लाइन मैंने समझाया था, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और अदर वीडियोस उसकी मिल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी कि सेल से ही पूरी बॉडी मिलके बनी होती है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। मैनी सेल कम टुगेदर टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जैसे कि ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। In all multicellular organism there is a hierarchy of organization। इसका मतलब बॉडी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये क्या है? एक हायरार्की है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सेल ऑफ सिमिलर टाइप्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। यानी कि सेम टाइप के सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं
जैसे कि मसल सेल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, तो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, मसल टिश्यू बना लेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि हार्ट में कौन कौन सी टिश्यूज़ आते हैं, हार्ट में आते हैं मसल टिश्यू, देन नेक्स्ट आते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, इन सभी से मिलकर के हार्ट बना होता है। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज़ एन ऑर्गन। तो हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। अब ऑर्गन्स जैसे कि हम बात करें हार्ट की, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर के पूरा एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हार्ट वाला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है वो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये सारे सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर, जो कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक ही सेल उसके सारे लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। Now, in multicellular organisms like plants and animals, different groups of cells perform different function। यानी कि organism जैसे कि plants और animals जो हैं उनमें बहुत सारे cells present होते हैं जो अपना function perform करते हैं। A tissue is a group of cells similar in structure that works together to perform a specific function। यहाँ पर tissue की definition लिखी है, इसको आप highlight कर लेना। यानी कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है और वो सिमिलर यानी कि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर which increases the efficiency of body and enables it to carry out complex life processes। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर टिश्यू सेपरेट वर्क का एक सेपरेट वर्क होता है, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि एक स्कूल है, उसमें जैसे प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, देन अदर स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो सभी अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से एक स्कूल एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल टिश्यूज़ इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यूज़ कैरी मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि मसल टिश्यू मूवमेंट करवाती है और जो नर्वस टिश्यू है वो सिग्नल ट्रांसफ़र करवाती है। नेक्स्ट, इन प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। अब प्लांट्स के अंदर भी जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनका भी अपना अपना काम है। जैसे कि जाइलम जो कि एक टाइप के टिश्यू है वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल ट्रांसफ़र करते हैं। वहीं जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं 3.1 टॉपिक, दैट इज़ वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़ डिफरेंट। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इन चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू कंपेयर्ड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड स्टडीड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दैम। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मेरी जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। नाउ मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स। यानी कि जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो एनिमल्स की तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा सकते।
सो दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट। तो उनको एक जगह खड़े रहने में कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसी कारण से प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इन जनरल एनिमल्स कैन मूव ऑल्दो सम सच एज स्पॉन्जेस आर इमोबाइल। देखो एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, पर सारे एनिमल्स मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस इमोबाइल होते हैं, यानी कि वो नहीं मूवमेंट कर सकते, वो जहाँ पे है वो वहीं पे फिक्स्ड रहते हैं, और वो एक टाइप के क्या है, एनिमल्स कहलाते हैं। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप ईजीली। तो क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, इस कारण से वो अपना शेप आसानी से चेंज कर सकते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प्स मेक देयर बॉडी सूटेबल फॉर लोकोमोशन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, उसी के कारण जो एनिमल्स है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और वो उनके लिए क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये फ्लेक्सिबिलिटी मदद करती है, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज़ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि दूसरा डिफरेंस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं फूड को, ठीक है। और वो कहाँ से लेते हैं एनिमल्स फूड सोर्सेज से लेते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। नाउ plants have tissues that help them utilize solar energy for synthesizing the food components through photosynthesis. As we all know that what is photosynthesis? photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स जो है सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, यानी कि सिंथेसिस देयर फूड कंपोनेंट, फूड बनाते हैं प्लांट्स, और वही फूड जो बनता है वो एनिमल्स यूटिलाइज कर लेते हैं। नाउ plants and animals have distinct tissues for transporting food and water to different parts of the body. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वेरी बिकॉज द टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब प्लांट्स का हम एक और तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के, कि उनके ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जो टिश्यू के लिए जो टिश्यू में जो ग्रोथ होती है वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिपेंड करती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और उनके स्ट्रक्चर पे वो डिपेंडेंट क्यों हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका फंक्शन होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। साइंटिस्ट का नाम है BGL स्वामी। तो ये एक फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पर इम्पॉर्टेंट वर्क किया था। ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। उनकी एक फेमस कनाडा बुक थी जिसका नाम था हसुरु होनु। इस बुक में उन्होंने वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट, ट्रीज, नेचर, प्लांट और कल्चर के बारे में इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया था। ये बुक साइंस और कल्चर का मिक्स थी। इनको 1978 में केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड इनको मिला था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। You must have observed that a small seedlings grows into a tall tree. यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक छोटा सा बीज अगर हम उगाते हैं तो वो एक टॉल ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। रूट्स जो है ग्रो होकर के डीप अंदर सॉइल में जाती है और रूट्स बड़ी होती जाती हैं। स्टेम्स बिकम थिकर विथ टाइम। टाइम के साथ साथ जो स्टेम है वो भी मोटी होती जाती है। एंड ग्रास ग्रोज अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। जो घास चरने वाले एनिमल्स हैं वो घास खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर से उग जाती है। सो विच टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। तो ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जिसके कारण ये चेंजेस आते हैं। तो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। प्लांट अलग अलग वे में ग्रो करते हैं। सबसे पहले तो अगर उनकी प्लांट में क्या होता है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जैसे कि हाइट ऑफ स्टेम एंड डेप्थ ऑफ रूट। देखो जैसे कि मान लो कि ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लांट की लीव्स होती हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इसकी रूट्स होती हैं। तो हम देखें टाइम के साथ साथ इसकी लेंथ बढ़ती है, यानी कि इसकी जो शूट होती है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो शूट कहलाता है और नीचे वाला पार्ट रूट कहलाता है। तो शूट की लेंथ भी बढ़ती है, साथ ही रूट की लेंथ भी बढ़ती है। तो एक जो है इसकी जो है एक चेंज क्या हो रहा है इसकी लेंथ में, यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है प्लांट की। नाउ सेकेंड अगर हम बात करें तो इसकी गर्थ भी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि इसकी स्टेम पहले इतनी पतली थी, अब इसकी स्टेम ऐसी मोटी हो जाती है। ट्री की स्टेम कैसी होती है, मोटी होती है, तो इसको बोलते हैं गर्थ, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्टेम जो है बढ़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन गर्थ। एंड रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांच एंड ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स। तो अगर हम इसकी कोई सी ब्रांच को कट कर दें तो कुछ समय बाद वो वापस से उग जाता है। या फिर हम अगर बात करें ग्रेजिंग एनिमल्स की, तो जो घास खा लेते हैं एनिमल्स, तो उसके घास के खाने के बाद भी वो कुछ समय बाद घास उग जाती है। इसी को रीग्रोथ बोलते हैं। रीग्रोथ मतलब फिर से ग्रोथ होना। दिस ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इस ग्रोथ में क्या ज़रूरत होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की ज़रूरत होती है, जो कि दैट टुगेदर फॉर्म्स टिश्यूज़, जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और इस टाइप के टिश्यू को क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम के बाद होता है नेक्स्ट टाइप का लेटरल मेरिस्टेम, एंड द लास्ट वन इज थर्ड टाइप भी है इसमें, दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आज की इस वीडियो में हम 3 टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहला टाइप का टिश्यू, जो कि है एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम में क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डू एनिमल्स ग्रोज इन लेंथ। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ, लेंथ मतलब लेंथ में ग्रो होने में मदद करता है, लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। तो अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से रूट्स ग्रो होती हैं ओनियन बल्ब की, एक एक्टिविटी से हम समझते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। फर्स्ट टेक 2 ग्लास जार्स और काउप्लिन जार्स एंड फिल देम विथ वाटर। आपको इस तरीके से 2 जार्स लेने हैं, देखिए ये आपको 2 जार्स लेने हैं, ठीक है। और उसमें क्या करना है, वाटर फिल करना है दोनों में। जार ए में भी वाटर फिल करना है, जार बी में भी वाटर फिल करना है। नाउ टेक 2 ओनियन बल्ब्स एंड प्लेस वन इन ईच जार। दोनों 2 ओनियन लेना है और दोनों को इस तरीके से आपको जार के ऊपर रख देना है। नाउ ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। अब इसको कुछ दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 4 to 5 डेज़ के बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी जो रूट्स है वो ग्रो होने लगी है ना। अब आप उसकी जो रूट की लेंथ है उसको मेजर करेंगे। सबसे पहले डे 1 में देखेंगे कि यहाँ पे कितनी रूट्स मतलब कितनी लंबी रूट्स उगी हैं। डे 2 में ऑब्जर्व करेंगे और उसको मेजर करेंगे। डे 3 में भी मेजर करेंगे। अब जब आप डे 3 में देखेंगे, अगर आप उसकी एक रूट टिप को कट करेंगे ओनियन बल्ब की जार बी में से जब आप कट करेंगे उसको डे 3 में 1 सेंटीमीटर का आपको कट लेना है। उसको जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हुई है रूट में दोनों ही जार में, मेजर देयर लेंथ फॉर 4 डेज़। तो कितनी ग्रोथ हुई है वो आप मेजर करेंगे 4 दिन तक और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.1 में लिखेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करना घर पे और फिर ये पूरी टेबल को फिल करना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डेटा वॉज रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1। अब 3.1 में जितना भी डेटा हमको मिला था उसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया। नाउ अब हमें इससे क्या जानने को मिला कि मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ, यानी कि ये जो जार ए था, ये जो ब्लू लाइन है वो जार ए के ग्रोथ को बता रही है। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होता गया, बल्कि मतलब जार बी में जो रूट्स थी वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो गई क्योंकि उसकी टिप को क्या कर दिया था, हमने कट कर दिया था। जार ए को हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, जार बी की टिप कट की थी। इस कारण से इसकी ग्रोथ रुक गई और इसकी ग्रोथ सलंग होती गई। तो वही ये ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ बताए गए हैं एक्स एक्सिस पे
एंड वाई एक्सिस पे बताया है लेंथ ऑफ रूट्स इन सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस शोज दैट द रूट ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स, दिस टिप कंसिस्ट अ सेल विच डिवाइड कंटिन्यूसली। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लेंथ है रूट की वो टिप से बढ़ती है, ठीक है, यानी कि टिप पे ही ऐसा कोई सा सेल प्रेजेंट होता है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है। तो वही सेल हमने कट कर दिया था जार बी में, इस कारण से जो इसकी ग्रोथ थी वो रुक गई थी। नेक्स्ट, यू हैव रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 जिसका नाम था सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसमें हमने माइटोसिस देखा था ओनियन रूट टिप में। ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म करती है कि जो रूट टिप है वो एक्टिवली उसके सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। माइटोसिस क्या होता है? एक टाइप का सेल डिवीजन होता है, यानी कि रूट टिप में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सिमिलरली जो शूट टिप है, शूट टिप यानी कि जो प्लांट के ऊपर का पार्ट है उसकी अगर हम कोई सी भी टिप ले लें तो उसको शूट टिप बोलते हैं। तो वो शूट टिप भी क्या होती है? कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, एंड दैट हेल्प्स द शूट टू ग्रो इन लेंथ, जिसके कारण शूट की ग्रोथ हो पाती है लेंथ में। Thus we conclude that the plants have growth zones at the tip of their roots and shoots। मतलब रूट और शूट की जो टिप होती है वहीं पे से क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ जोन होता है वो टिप, ठीक है। और वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो होने में लेंथ वाइज। नाउ नेक्स्ट टाइप यानी कि सेकेंड टाइप का मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या बताता है? हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ। गर्थ यानी कि जैसे कि ये स्टेम है, ये पहले पतली थी, कुछ समय बाद जब इसमें ग्रोथ हुई गर्थ में तो ये चौड़ी हो गई, मोटी हो गई, ठीक है। तो ये इसमें कौन हेल्प करता है? लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है। नाउ लुक एट योर सराउंडिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स डू नॉट only grow in length but also increase in diameter of और गर्थ ओवर द टाइम। आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि जो डाइकॉट प्लांट्स की स्टेम्स होती है उनकी सिर्फ लेंथ में ही इंक्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि जो गर्थ होती है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, यानी कि इंक्रीज होती है गर्थ, या फिर इसका डायमीटर बोल सकते हैं हम गर्थ, ठीक है। गर्थ और डायमीटर एक ही चीज़ है। तो व्हाट कॉजेज दिस इंक्रीज इन गर्थ? तो ये जो गर्थ बढ़ती है, ये डायमीटर बढ़ता है, तो वो कैसे बढ़ता है? द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। इफ़ यू हैव विजिटेड अ टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ द ट्री, यू हैव नोटिस सेवरल रिंग पैटर्न ऑन द कट सरफेस ऑफ द वुड। देखो, अगर आप कभी टिम्बर यार्ड में गए होंगे जहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स होती है ट्रीज़ की, तो वहाँ पे अगर आपने किसी कट पार्ट देखा होगा किसी ट्री का, तो आपको कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, ठीक है, रिंग लाइक पैटर्न दिखाई दिया होगा वुड के सरफेस पे। सो दीज आर द एनुअल ग्रोथ रिंग्स। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड while some are narrow, reflecting the favorable and unfavorable growth condition during a particular year। यानी कि ये इसकी एज बताती है, जितनी भी रिंग्स होती है ना, ये इसकी ट्री की एज बताती है। तो ये बताती है कि किस तरीके से फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस के वजह से ये ग्रो हुई है पर्टिकुलर ईयर में। अगर हम एनुअल रिंग को काउंट करें तो ये मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो, अगर साइंटिस्ट को पता करना है कि किसी भी ट्री की उम्र कितनी है, एज कितनी है, तो वो क्या करते हैं? इन एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस अंडर विच दे ग्रोथ, और इससे पता लगाते हैं कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो हुए हैं ट्री, ये साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं इससे आसानी से। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन गर्थ अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज्ड इन द रिंग ऑफ द स्टेम। तो ये जो गर्थ में इंक्रीज़ होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि ये रिंग के अंदर कुछ सेल्स, मतलब ये रिंग के आसपास सेल्स होते हैं जो कि इसकी गर्थ को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। ये सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द कोसेंट्रिक मैनर। कोसेंट्रिक मैनर मतलब कि जैसे कि ये सेल है तो यहाँ अंदर की तरफ भी सेल डिवाइड होंगे ये रिंग के, और बाहर की तरफ भी सेल डिवाइड होंगे, तो ये कोसेंट्रिक मैनर में डिवाइड होते हैं, जिसके कारण डायमीटर जो है स्टेम का वो बढ़ जाता है। और इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि ग्रोथ इन गर्थ, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि ग्रोथ इन लेंथ।
ऑफ प्लांट्स। थर्ड टाइप का मेरिस्टेम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बताता है हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। ये बताता है कि किस तरीके से प्लांट को कट करने के बाद भी प्लांट ग्रो हो जाता है। वी हैव लर्न दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स। हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट्स और शूट की। नाउ डू यू थिंक दैट what do you think happens to the growth of the plants if the tip of the young stem is cut? तो अगर हम उसकी टिप को ही कट कर दें तो क्या होगा? The stem stops growing in length but new branches arise from the nodes of the stem. अगर हम कोई सा भी प्लांट की जो टिप है उसको कट कर दे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो जो इसकी न्यू ब्रांचेज है वो उगने लग जाती है। क्यों उगती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे। इस तरीके से जो ग्रोथ होती है उसको नोड्स बोलते हैं। तो वो नोड्स क्या करते हैं, आगे जा कर के पूरी ब्रांच बना लेते हैं। ये फिगर में आपको यही शो किया गया है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड एंड जस्ट अबव द नोड। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरनोड्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो नोड्स हैं, द नोड्स इज़ द पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइज। ये जो नोड्स हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट थी, रेड कलर से मैं बता रही हूँ। सो दिस इज़ द नोड। तो ये नोड से ही नई ब्रांच क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। और द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। और ऐसा पार्ट जहाँ पे दो नोड्स प्रेजेंट है, दो नोड्स के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द hedge around the garden is cut, after some time more branches appears again, giving a hedge a bushy appearance. देखो ये यहाँ पे जब भी एक लॉन में कट किया जाता है ग्रासेस को, तो वो जो है एक बार कट होने के बाद वापस से जब उगती है तो वो और भी ज़्यादा कैसी दिखती है, घनी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा ब्रांचेज उग गई हैं उसके टिप को कट करने से। सो द ग्रास ऑल्सो अपीयर्स आफ्टर सम टाइम बींग मूव्ड, जो कि फिगर 3.6 में बताया गया है, और ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द नोड्स ऑफ द स्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है नोड्स पे, यानी कि स्टेम की जो नोड्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जिसके कारण से न्यू ब्रांचेस उग जाती हैं। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही क्या बोला जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। 10 प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। 3 टाइप के मेरिस्टेम हमने पढ़े जो कि प्लांट्स में होते हैं, दैट इज़ एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट और शूट टिप पे, जो कि लेंथ के इंक्रीज होने में मदद करता है, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। एपिकल मेरिस्टेम जो है सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होता है, जो कि गर्थ इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी ग्रासेस में, और ये रीजनरेशन में हेल्प करता है कटिंग होने के बाद भी। टुगेदर दीज मेरिस्टेम अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, गर्थ एंड ब्रांचिंग ऑफ द प्लांट्स। तो किस तरीके से ब्रांच बढ़ती है, ब्रांच उगती है, किस तरीके से लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, किस तरीके से गर्थ बढ़ती है, ये सारे जो फंक्शंस है प्लांट के वो कौन परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट फंक्शंस टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और जो टिश्यूज़ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। सो नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, हैव थिन सेल वॉल्स एंड लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म विथ मैनी ऑर्गेनेल। जिस तरीके से हमने पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो वाली वीडियो आप ज़रूर जाके देखना। जो सेल होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो भी बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जनरली इनमें जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है।
एंड आर टाइटली पैक्ड विथ लिटिल और नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। और ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ये सेल्स, और उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है। These characteristics of meristematic tissue allow them continuous and rapid cell division। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसी के कारण रैपिड सेल डिवीजन हो पाता है और कंटिन्यूसली हो पाता है। डू यू थिंक दैट द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल? क्या मतलब सेल के अंदर वैक्यूल क्यों नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, क्या आपको पता है? सो ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। तो इनमें जो है कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करते हैं, न्यू सेल्स ऐड करते जाते हैं प्लांट बॉडी में। सम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक वाइल अदर लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कुछ सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो उनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की कंटिन्यूसली, बट कुछ जो होते हैं वो ये एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। तो जो ऐसे सेल जो कि उनकी डिवाइड होने की क्षमता को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज हो जाता है, इसके कारण से वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसी टाइप के टिश्यूज़ जो कि डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यूज़ बोला जाता है। These cells become specialized to perform specific functions। ये जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये जो होता है, ये स्पेशलाइजेशन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करे, इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, किस प्रोसेस से हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। नाउ परमानेंट टिश्यू को अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। सो अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए पूरे चैप्टर की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सारे पार्ट्स की प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।